हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एंग्लो सैक्सन्स को कवर किया था जिनका पीरियड 670 टू 1100 था, और आज हम इस लेक्चर में एंग्लो नॉर्मन पीरियड को कवर करेंगे जिस एरा की टाइमिंग 1100 टू 1500 है। इस वीडियो में हम एंग्लो सैक्सन्स के बारे में मुकम्मल तरीके से जानेंगे, वो कैसे इंग्लैंड में सेटल हुए, उन्होंने कैसे इंग्लिश लैंग्वेज पर असरअंदाज किया, उनके फेमस राइटर्स कौन से हैं, फेमस राइटिंग्स कौन सी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलें अब जानते हैं कि नॉर्मन्स कौन हैं और वो कैसे इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए। 14 अक्टूबर 1066 वो तारीख है जब 7000 नॉर्मन्स ने अटैक किया था इंग्लिश चैनल पे, इंग्लैंड पे। और इसके बाद से ही इंग्लैंड में सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल चेंजिंग्स आना शुरू हो गई। एक ट्राइब था वाइकिंग्स का जो कि इंग्लैंड आया, जो वहाँ का एम्परर चार्ल्स था फ्रांस का। उसने 911 में बिना किसी रेजिस्टेंस के नॉर्थ पार्ट जो फ्रांस का था वो इन नॉर्मन्स को दे दिया, जिसको कहा जाता था नॉर्मैंडी। इस वजह से इन नॉर्मन्स को भी नॉर्मैंडी कहकर बुलाया जाता था। इन्होंने वो पार्ट लेने के बाद वहाँ पर फ्रेंच वुमेन से शादी कर ली और नमक की तरह उनमें शामिल हो गए। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ किया, लेकिन फिर भी वो लड़ना नहीं भूले, मतलब उन्होंने वार्स फिर भी नहीं छोड़ी। और फिर इनकी नज़र इंग्लैंड की तरफ पड़ी। तो 1066 में विलियम वन, जो उस वक्त बादशाह था नॉर्मैंडी का, उसने अटैक किया इंग्लैंड पे और फिर जीता उस जंग को जिसे हम कहते हैं द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। मतलब जो इंग्लैंड और नॉर्मन्स के दरमियान जंग हुई उसे हम कहते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। नॉर्मन्स जो थे वो ना सिर्फ अपने साथ फौजी लेके आए, ट्रेडर्स लेके आए, बल्कि अपने साथ आर्टिस्ट लेके आए और इसके अलावा स्कॉलर्स को लेके आए जिन्होंने नॉलेज को फैलाया, क्रॉनिकलर्स को लेके आए जिन्होंने मेमोरेबल इवेंट्स को रिकॉर्ड किया, मिनिस्टर्स को लेके आए जिन्होंने सेलिब्रेट की विक्ट्रीज़ को, और फिर सॉन्ग्स ऑफ एडवेंचर जो वो अपने साथ लेके आए थे, जो उनके ट्रेडिशन में था, वो भी पार्ट बना इंग्लैंड का। अब देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज पर क्या असर पड़ा था नॉर्मन्स के आने का। जब उन्होंने बैटल ऑफ हेस्टिंग्स लड़ी और जीती, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर का जो एरा था वो टोटली चेंज हो गया था। विलियम वन ने अनाउंस कर दिया था कि अब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो नॉर्मन फ्रेंच यूज़ होगी इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। इसीलिए तो अभी मॉडर्न इंग्लिश में फ्रेंच लैंग्वेज का कुछ रंग पाया जाता है, क्योंकि वो लैंग्वेज मिक्स हो गई थी उस वक़्त। नॉर्मन्स जो थे वो उन्होंने रूल किया इंग्लैंड को मिडल इंग्लिश पीरियड में, और उनकी बहुत सी राइटिंग जो थी वो इंफॉर्मेशनल थी और रिलेट करती थी मिलिट्री और गवर्निंग इंग्लैंड से। और जो इंग्लिश थी वो सिर्फ वहाँ के आम लोग ही जानते थे मिडल इंग्लिश के, और जो वहाँ की कल्चरल राइटिंग थी उस वक़्त की, वो वहाँ के सिर्फ किसानों ने जो लिखी थी सिर्फ वही बाद में पाई गई जो कि इंग्लिश में थी। ये कहा जाता है कि उनके वक्तों में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सो गई थी, लेकिन एल्फ्रेड ग्रेट जिसने कि ट्रांसलेट किए बहुत से लैटिन वर्क्स को ओल्ड इंग्लिश में, हम उन वर्क्स को समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए एंग्लो सैक्सन पोइट्री की, तो वो अपने वक्त में ही ग्रो हुई और उस वक्त के साथ ही फेड भी हो गई। तो इसीलिए एंग्लो नॉर्मन और एंग्लो सैक्सन पोइट्री में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं नज़र आती। अगर उनकी राइटिंग्स के बारे में बात की जाए तो जो थीम्स थे उनकी राइटिंग के, वो एक तो रोमांसेस थे और एक मिरेकल और मोरालिटी प्लेस थे। अब हम जानते हैं कि रोमांसेस कैसे लिखते थे वो। बेसिकली जो रोमांसेस थे वो सबसे पॉपुलर लिटरेचर था ड्यूरिंग द मिडल एजेस, और ये जो रोमांसेस लिखे जाते थे वो बिटवीन लवर्स नहीं थे, बल्कि वो हीरो और हीरोइंस उनकी जो बायगोन डेज़ के थे उनकी बहादुरी पे वो रोमांसेस लिखे जाते थे। वो नोटेबल स्टोरी थी पोइट्री की बजाय, और इनकी जो स्टोरीज़ थी वो ली जाती थी लैटिन और फ्रेंच सोर्सेज से। ये डील करती थी स्टोरीज़ के साथ जैसे कि किंग आर्थर, द वॉर ऑफ ट्रोय, और उसके अलावा अलेक्जेंडर द ग्रेट। अपने हीरोज़ पर लिखे जाने वाली स्टोरीज़ को ये रोमांसेस का नाम देते थे। एक और जो थीम था उनकी राइटिंग्स था वो मिरेकल और मोरालिटी प्लेस का था। मिडल इंग्लिश पीरियड में मिरेकल प्लेस जो थे वो बहुत पॉपुलर हुए थे, जिनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बाइबल की स्टोरी से शुरू हुई थी, सीन बाय सीन, जिसमें कि स्टार्ट उसकी थी सेक्रेड हिस्ट्री से, मतलब एक कंप्लीट हिस्ट्री है ना इसकी कि कैसे जो है वो क्रिएशन हुई इंसान की, फिर कैसे उनका फॉल और बैनिशमेंट हुई, और इसके जो इम्पोर्टेंट मैटर्स थे जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट एंड लाइफ ऑफ क्रिस्ट,
और ख़त्म होते हैं फिर द डे ऑफ फाइनल जजमेंट। मतलब ये मिरेकल प्लेस कहलाते हैं जो कि रिलीजियस थीम्स पे होते हैं और इसको कभी कभी मिस्ट्री प्लेस भी कहा जाता है। ये हेनरी II के दौर में शुरू हुए और एलिज़ाबेथ के दौर तक चले। एक और फॉर्म ऑफ ड्रामा जो फ्लोरिश्ड हुआ वो मिडल एजेस के दौरान, वो थे मोरालिटी प्लेस। इन प्लेस में जो यूनिफॉर्म थीम था वो था स्ट्रगल बिटवीन द पावर्स ऑफ गुड एंड इविल, और फिर उसके बाद सोल ऑफ मैन। इसमें कैरेक्टर्स को भी इस थीम पर चलाया जाता था और प्लॉट भी इसकी वाइसेस और वर्चूज़ पर होती थी। इन मोरल प्लेस में जो प्रोटागोनिस्ट, जो हीरो दिखाया जाता है, वो मैनकाइंड दिखाया जाता है, मतलब ह्यूमन रेस से। और उसमें जो एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाया जाता है वो प्राइड ऑफ लाइफ होता है। और फिर इसमें एक आदमी जो है वो एक्सपीरियंस करता है, फिर टेम्पटेशन उसकी लाइफ में आती है, मतलब सेम जैसे एडन की लाइफ से रिजेम्बलेंस के तौर पर। अब थीम्स की बात तो हो गई। अगर ग्रेट राइटर्स की बात की जाए उस वक्त के, तो विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर एंड जोफ्री चौसर जो थे। विलियम लैंगलैंड और जोफ्री चौसर तो वैसे ही वो बहुत फेमस पोइट्स हैं। ये 3 पोइट्स थे उस टाइम के। अगर विलियम लैंगलैंड की बात की जाए तो उनका एरा 1332 से 1386 के दरमियान है। ये ग्रेटेस्ट पोइट थे मिडल एजिस के, और इन्होंने जो पोइम लिखी जो उनकी बहुत फेमस वर्क माना जाता है वो थी अ विजन ऑफ पायर्स द प्लोमैन। अपनी राइटिंग्स में आर्किक स्टाइल की बजाय उन्होंने क्लासिक वर्क लिखे इंग्लिश लिटरेचर में। जो इनकी ये पोइम थी वो बेसिकली सटायर थी करप्ट रिलीजियस पार्टीज़ पे, और ये लाइट, मतलब इन्होंने रोशनी डाली एथिकल प्रॉब्लम्स पे उस दिन के। मतलब इन्होंने रियलिटी को शो किया, करप्ट जो साइड थी उसको नहीं छुपाया। और जो करैक्टर भी उन्होंने शो किया वो भी जो करप्ट सोसाइटी है उसको ठीक करने का अपने अंदर अर्ज रखता है और इंस्पायर करता है हायर लाइफ की तरफ लोगों को। लैंगलैंड जो बेसिकली वो एक सेटायरिक पोइट हैं और उन्होंने डिसाइड किया पॉलिटिकल मैटर्स को क्वेश्चन करने का। फ्रेंड्स, जो फ्यूडियल सिस्टम है वो उनका आइडियल सिस्टम है और वो चाहते थे कि एक दिन इस इंस्टीट्यूशन में चेंज आए, और वो ये चाहते थे कि सब अपनी ड्यूटीज़ को सही से परफॉर्म करें और सोसाइटी एक अच्छे तरीके से परवान रहे। अब अगर हम गोवर की बात करें तो 1330 में ये पैदा हुए और 1408 में इनकी डेथ हुई। इनकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इंग्लिश पोइट्री में। चौसर ने हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म किया, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। गोवर ने मिडीवल पोइट्री लिखी जो जिसका कि राइज था फ्रांस में 200 to 300 ईयर्स बिफोर। गोवर एक ग्रेट स्टाइलिस्ट था और उसने प्रूव किया कि इंग्लिश जो है वो compete कर सकती है किसी भी तरह दूसरी लैंग्वेजेस को अपनी पोइट्री के तहत। फ्रेंड्स, गोवर जो थे वो एक नरेटिव पोइट थे और जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है वो कॉन्फेसियो अमानिटीज़ है, जो कि एक कन्वर्सेशन के तहत लिखा गया है। मतलब एक कन्वर्सेशन है बिटवीन द पोइट और द डिवाइन इंटरप्रीटर। इसको जो है इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है आर्ट और लव का, और इसमें इन्होंने सेटायर किया वैनिटीज़ ऑफ दैट टाइम, मतलब वहाँ उस वक्त की बुराइयों को, और इन्होंने इस वर्क में अपने आप को मोरलिस्ट के तौर पर साबित किया। सो फ्रेंड्स, जैसे कि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है और जोफ्री चौसर को मैंने डिटेल में कवर किया है इस वीडियो में। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप इसको भी देख लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।